Okay. Now, ठीक है, तो मुझे मेन प्रॉब्लम दिख रहा है 7-8 में। चलो, सो नाउ आई एम आई थिंक सबने अपना डाउट्स बता दिया है। 6-7-8 करूंगा, पहले सुनो। एक है 6-7-8, एक है 1 का 4। 1 का 4, 6-7-8, ये लोगों के डाउट्स है। तो अभी मैं चैट को ऑफ करता हूं ताकि और कोई चैट वैट ना आए। एंड नाउ आई विल स्टार्ट। अनन्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा अनन्या, वेयर इज योर होमवर्क? उज्जवल सागर, आपका होमवर्क किधर है? उज्जवल, आपका होमवर्क तो नहीं है, आपने हैंड रेस किया हुआ था। सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। नहीं है, जो रोहित सर ने लिस्ट भेजा है ग्रुप पे उसमें भी देखो, वहां पे नाम नहीं है। अच्छा, है, ठीक। अनन्या, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क? कोई जवाब नहीं है इसके पास। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन क्विकली। चैट ऑफ करो फिलहाल के लिए। 1 का 4, देखो स्टूडेंट्स, 1 का 4 में हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो। We need to find out the ratio speed of a car which is 20 meter per second to the speed of a car which is 75 kilometer per second. ठीक है, चलिए। डाउट्स? एक्सरसाइज 8.1 है ना, मतलब अपना अवंती मॉडल से। वन का 4। अब हम लोग 1 के 4 की बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे 1 के 4 का। क्वेश्चन के हिसाब से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। here we have to find out ratio. राइट, तो सबसे पहले अगर हम एक बार जल्दी से लास्ट क्लास में चले, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखवाए थे रेशियोज वगैरह के बारे में। एक चीज आई थिंक सबको पता है कि रेशियो हम लोग सिमिलर चीजों के बीच में लेते हैं, है ना। वी टेक रेशियोज बिटवीन सिमिलर आइटम्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। ध्यान से याद रखना इस चीज को, कभी भी आपको जब दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है ना, कभी भी दो क्वांटिटीज के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ऑलवेज मेक द यूनिट सेम। ऑलवेज मेक द यूनिट
same first, then find the ratio, then find the ratio। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो स्पीड दिया हुआ था, एक था 20 मीटर पर सेकेंड और एक था 75 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 75 किलोमीटर पर आवर इज नॉट इक्वल टू 20 बाई 75। अगर किसी ने ऐसे लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज यूनिट्स आर नॉट सेम, बिकॉज यूनिट आर नॉट सेम। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम नहीं दिख रहा है इसीलिए हम अभी कह सकते हैं कि हमारा ये नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना चाहिए? यू शुड कन्वर्ट द रेशियो, यू शुड कन्वर्ट द यूनिट। तो आपको यहां पे क्या चाहिए थॉट प्रोसेस? आइदर कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, अब ये, और किलोमीटर पर आवर, जो डिनोमिनेटर में किलोमीटर पर आवर दिख रहा है ना, उसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। अब मैंने आप लोगों को कल के दिन में बताया था कि जब हमको कन्वर्जन करना होता है तो वी गो फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो वहां पे किलोमीटर और आवर जो है ना वो बिगर यूनिट है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर से सेकेंड में भी जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट पे जाइए। तो इसीलिए देखो हम क्या करेंगे, 75 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब होता है 75 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे 75 किलोमीटर को लिखा जा सकता है 75 इंटू, अब जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 75 इंटू 1000 अपॉन, अब 1 आवर को हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर मिनट को भी सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ये जब कर लेते हो तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ 15 5 जा 15 4 सा, 1 0 यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे इसको कैंसिल करके 25 बनाएगा। तो फाइनली आई हैव 5 इंटू 5 125 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यस उज्जवल, यस उत्कर्ष। सर वहाँ न्यूमरेटर में 5 इंटू 25 है। क्या? सर इसमें जो 5 इंटू 25 125 होगा ना? सर 5 इंटू 5 ना सर, 5 इंटू 25 125। एक कैलकुलेशन पूछ रहे हो तुम मेरे को, 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा ना? यस सर। तो यहाँ यस सर, 25 से व्हाट मतलब? So finally, now we have converted 75 kilometers per hour to 125 by 6 meter per second. So therefore, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें क्वेश्चन में रेशियो निकालना था ना, therefore ratio of 20 meter per second upon 75 kilometer per hour, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट, आप पहले इसको कन्वर्ट कर लिए, आप पहले इसको कन्वर्ट कर लिए हो, तो ये बन गया आपका 125 by 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स ना, यूनिट्स भी जो होते हैं वो उसी तरीके से डील होते हैं जैसे आप वेरिएबल्स के साथ करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो डिनोमिनेटर में जो 6 दिख रहा है, ये 6 ऊपर आ जाएगा अपॉन 125।
अब यहाँ पे कैंसिलेशंस करते हुए देखो, तो 5 से देखोगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा बन गया 24:25। ठीक है, तो दिस बिकम्स माय आंसर। तो फाइनली देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना था, तो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑलवेज मेक द यूनिट सेम फर्स्ट। पहले आप यूनिट को सेम करो और उसके बाद रेशियो को कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर मैंने आपको रेड कलर से लिख के दिखाया जो कुछ स्टूडेंट ने किया होगा, 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 75 किलोमीटर पर आवर इज नॉट इक्वल टू 20/75। क्यों? बिकॉज द यूनिट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना है, आइदर यू कन्वर्ट न्यूमरेटर में जो यूनिट है उसको डिनोमिनेटर वाली यूनिट पे ले जाओ, या फिर डिनोमिनेटर में जो यूनिट है उसको न्यूमरेटर वाले यूनिट पे ले जाओ। इसीलिए लिखा हुआ है आइदर कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने क्या देखा, हमको डिसाइड करना था कि हम 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पे ले जाए या 75 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड पे ले जाए। तो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। जनरली व्हाट आई प्रेफर इज कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट पे जाता हूं, क्योंकि वहां पे फिर डिवाइड नहीं करना होता है, वहां पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर। ठीक है, एंड फाइनली द आंसर विल बिकम, और फाइनली जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आंसर विल बी 24:25। ठीक है, नाउ नहीं अभिराज, ये मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है, ये आगे का पार्ट तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 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 ब्लैक कलर से शुरू किया ना, ब्लैक कलर से यहां से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन शुरू होता है, इसके पहले तो पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है किसी को? इज इट ओके? चलो ठीक है, अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 32% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन and failed by 12 marks. Another student secured 42% marks and got 28 marks more than the minimum marks required to pass. ठीक है, तो स्टूडेंट आप एक चीज देखो, आर्यन, ठीक है, on increasing the price of a, yes आदित्य, सर बोले थे सर, जो सर पहले जो लिखवाए थे सर वो थोड़ा बैक कर दीजिए सर, थोड़ा सा नोट कर लेंगे सर। अच्छा, ये क्लास के बाद आपको फाइल मिल जाएगी ना, अभी मैं इधर वेट करूंगा तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्लास के बाद जो फाइल मिलेगी आप वहां से नोट कर लीजिएगा, या अभी स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लो। यस नयन सर, जो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बनाए ना सर, तो सर मेरा आंसर दूसरा है, सर बुक का आंसर सर दूसरा है। वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। ओके सर। हाँ चलिए स्टूडेंट्स देखो, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक on increasing the price of a cycle by 14% it becomes 1425। अच्छा, अब एक मेरा सिंपल सा सवाल होगा यहाँ पे। ठीक है, एक मेरा सिंपल सा सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैं अगर आपको इन जनरल ऐसे पूछूं कि इफ एन आइटम इज priced at, ठीक है, और if a value, if a number x is increased, अगर स्टूडेंट्स हम एक नंबर x को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर हम एक नंबर x को इंक्रीज करते हैं 10% से,
देन हमारा न्यू नंबर क्या बनता है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ हमारा न्यू नंबर कितना होता है। अगर आपने किसी भी नंबर x को 10% से इंक्रीज किया है तो नया नंबर कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर। अभी तक सबने गलत किया है, नैतिक, आर्यन, अनय, शशांक, पायल, श्रेया, सबने गलत लिखा हुआ है। अप्रमय गलत। See, the new number will be the old number plus the increased value. ठीक है, it will be the old number plus the increased value. अब देखो स्टूडेंट्स, ओल्ड नंबर क्या था, x था, इंक्रीज वैल्यू क्या है, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है वो x के ऊपर ही हो रहा है, जो भी इंक्रीज हो रहा है वो x के ऊपर ही हो रहा है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ये 10% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये 10% ऑफ x हो जाएगा। उत्कर्ष करेक्ट, उत्कर्ष ने सही आंसर दिया है, ऋषभ ने सही आंसर दिया है, बस 2 लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट्स कभी भी प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखो कि जब कोई नंबर x जो है वो 10% से इंक्रीज कर दिए हो तो आपके पास जो नया नंबर आएगा वो नया नंबर आपका ओल्ड नंबर प्लस इंक्रीज वैल्यू होगा। अब यहाँ पे आपका ओल्ड नंबर था x और इंक्रीज वैल्यू क्या था, तो x को 10% से बढ़ा रहा था तो चेंज आ गया। इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपको मान लो कि एक महीने में 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता था, हाँ, आपके और आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो आपके पेरेंट्स उससे खुश होकर उन्होंने बोला कि अब मैं आपकी पॉकेट मनी 10% बढ़ा दूंगी। तो अब आपको कितना, पहले अगर 100 रुपए मिलता था तो अब आपको कितना मिलेगा, 100 तो मिलेगा लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। वो एक्स्ट्रा क्या होगा, दैट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा, 10% ऑफ योर इनिशियल पॉकेट मनी, 10% ऑफ योर इनिशियल पॉकेट मनी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास एक नंबर है x और अगर हम उस नंबर x को 10% से बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो नया नंबर होगा वो हमारा ओल्ड नंबर प्लस इंक्रीज वैल्यू होगा कि नहीं। अब ओल्ड नंबर x है, इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज कितना दिया है 10%, किस पे लगेगा परसेंटेज, तो नंबर x पे लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 10% ऑफ x लिखा हुआ है, इसीलिए 10% ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते हो तो दिस इज 1 प्लस 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो फाइनली ये कितना बन गया, फाइनली ये बन जाएगा आपका 110/100x। अब चाहो तो 0 0 कैंसिल कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो स्टूडेंट्स देखो, अब आपको मैं व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि इतना लिखने के जगह पे रिमेंबर न्यू नंबर is equal to 100 plus increase percentage, 100 plus increase percentage of old number, तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 10/100 का मतलब तो 110% ही होता है ना, इसका मतलब तो 110% ही होता है। तो आप खुद ही सोचो कि 110% कैसे आ जाता, अगर हम 100 में 10 को सीधा ऐड कर देते तो 110% बनता कि नहीं बनता, बोलो। हमने x प्लस 10% ऑफ x लिखा, उसके बाद हमने वहां पे कॉमन लिया, फिर हमने एलसीएम लिया, घुमा फिरा के हमारे पास 110% आया है। मैं कह रहा हूं कि आप इसके जगह पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो कि ऐसे केसेस में जब भी इंक्रीज होगा तो आप वो इंक्रीज परसेंटेज को 100 में ऐड कीजिएगा और वो आपका फाइनल परसेंटेज ऑफ द ओल्ड नंबर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में?
सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल लिखूं, हाँ उत्कर्ष, सर जो आपने ये ब्लू कलर से लिख के जो स्टेटमेंट समझा उसको एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे हमने ये इतना करके जो आपने मेरे को 11/10 ऑफ x भेजा, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू, वो उसका मतलब क्या हुआ? 110% ऑफ x हुआ। अल्टीमेटली उसका मतलब 110% ऑफ x हुआ। मैं कह रहा हूं कि इतना कुछ करने के जगह पे 110% कैसे आ सकता था? अगर हम लोग 100 में सीधा वो 10% को ऐड करते तो 110% होता, यस सर। है ना? Yes, मैं वो चीज कह रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था? अच्छा, मतलब उसको ऐड करके डायरेक्ट ये जो आपका ये लास्ट स्टेप ब्लैक पेन वाला है वहां पे हम लोग आ जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है। तो हम इसको ऐसे अगर चार्ट के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो x में जब हमने 10% बढ़ाया, x में जब हमने 10% बढ़ाया तो हमारे पास जो अब नया वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 100। कैसे याद रखेंगे हम लोग? 100 X प्लस 10% ऑफ x। आ रही है बात समझ में सबको? तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 110% ऑफ X। ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेशंस। गाइस आज आप लोगों का इंटरनेट का इशू हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। अगर आप बार बार मेरे को रिपीट करने के लिए बोलोगे, चैट में 2-3 लोगों का फिर मैसेज आए इंटरनेट के कारण, तो आप समझो कि फिर क्लास बहुत वेस्ट हो जाएगा। माई इंटरनेट इज प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, हमारी ऐसे भी अगली क्लास थर्सडे को होगी, तो आफ्टर द क्लास में आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप इंटरनेट के कारण ये हो रहा है तो आई सजेस्ट कि आज के दिन में वो इशू होगा तो आप ये मत करो, ठीक है। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, आप उधर से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज आप देखो कि द टाइम इज 12:36, almost half of the class is over and we have not completed a significant portion. नेक्स्ट, अब इसी को मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि मान लो y था, y पे अमृत देखो, मैं जो कह रहा हूं कि y पे 20% बढ़ गया। आप सोचो कि आपके पास कुछ पैसे थे y, उसका वैल्यू 20% से बढ़ गया, तो अब नया वैल्यू कितना होगा? नया वैल्यू कितना होगा? तो उसका सिंपल तरीका क्या बता रहा हूं, 100 प्लस 20% ऑफ y, ये कितना हो जाएगा? 120% ऑफ y। आ रही है बात समझ में आप सबको? नोटिस करो, हमको ये सब इतना लिखना नहीं पड़ा, जो ब्लैक कलर से इधर लिखा हुआ था वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वी कैन डायरेक्टली रीच हियर। ओके, नाउ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो z है, वो मैंने 35% से बढ़ा दिया। z है वो मैंने 35% से बढ़ा दिया, तो अभी बताओ वैल्यू कितना होगा? इट विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ z? टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर एक वैल्यू है z, उसको मैंने 35% से बढ़ा दिया, सो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू z का कितना परसेंटेज निकल कर आएगा? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो सबका आंसर सही आ रहा है, इट्स 135, राइट। हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें ब्रैकेट में 100 प्लस 35% ऑफ x, ये हो गया हमारा 135% ऑफ x, सॉरी z, राइट। कोई दिक्कत यहाँ पे? आर यू एबल टू गेट दिस? अमृत देर, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जो भी परसेंटेज ऐड हो रहा है उसको सीधा आप ऐड करके लिखोगे, ठीक है ना। अब लेकिन स्टूडेंट हमेशा तो इंक्रीज नहीं होता है, कभी डिक्रीज भी तो हो सकता है, कभी डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो सोचिए कि यहां पे था when there is a
परसेंट डिक्रीज, जब आपको परसेंटेज डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि हमेशा तो इंक्रीज नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, कभी कभी डिक्रीज भी होगा. सो व्हेन देयर इज अ परसेंटेज डिक्रीज, देन द न्यू नंबर is equal to 100 minus decrease percentage of old number. ठीक है, तो ऐसे जगह पे क्या करोगे आप 100 में से माइनस करोगे. बहुत आसान हो गया याद रखने के लिए. जब इंक्रीज होता है तो 100 में ऐड करेंगे, और जब डिक्रीज होता है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. जब इंक्रीज है तो 100 में ऐड होगा, और जब डिक्रीज है तो 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे. मैं इसको भी यहाँ पे समझाता हूँ. लेट्स से आई हैव x, ठीक है, लेट्स से आई हैव x and this value is getting decreased by 10%. x था, वो वैल्यू 10% से डिक्रीज कर गया. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 100 माइनस x, 100 माइनस x परसेंटेज, सॉरी क्या कर रहा हूं, 100 माइनस 10% ऑफ x लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90% ऑफ x. ये हो जाएगा 90% ऑफ x. शुभम पूछ रहा है अगर 100% डिक्रीज हो गया तो शुभम वैल्यू 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को ये बताओगे, और ये बताओ. यस आदित्य. सर बोल रहे थे सर यहाँ पे 100 है, अगर सर माइनस डिक्रीजेस 110 हो जाएगा तब सर क्या करेंगे? आप तो माइनस, देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ. जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपका मैक्सिमम वहां पे डिक्रीज कितना कर सकता है, 100 रुपए डिक्रीज कर सकता है ना. तो मैक्सिमम डिक्रीज कितना हो सकता है, 100% का हो सकता है. तो आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस रेट. और अगर आ गया, जस्ट इन केस अगर आ गया, ठीक है, अगर आपने पेपर बनाया तो ही आएगा, हम लोग पेपर बनाएंगे तो नहीं आएगा. वहां पे भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इन दैट केस 100 माइनस 110 विल गिव यू माइनस 10% ऑफ x. यही रहेगा बस. ठीक है, ओके सर. इरम थोड़ी सी गलती हो रही है क्या? गाइस अब आप लोग सेम चीज फॉलो कीजिए ना, सेम चीज फॉलो कीजिए. जैसे अगर हम बात करें z का, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 100 माइनस 60. आप यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे 100 माइनस 60%. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40% ऑफ z. बिकॉज 100 माइनस 60 करोगे तो 40 आएगा. सिमिलरली अगर इस ग्रीन कलर वाले में बात करें तो नाउ यू विल डू 100 माइनस 15. 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 85% ऑफ i. दैट विल बी 85% ऑफ i. आर यू गेटिंग दिस? यस कौशिक. और सर जो 60 के सर आगे सर माइनस का सर सिंबल लगा सर, उसको नहीं लगाएंगे? 100 माइनस 15 कर लिए तो 85 आया ना. तो सर माइनस 85 लेकिन केवल सर 85. ओनली 85. ऑब्वियसली आपके पास 100 रुपए थे, 15% से घट गए तो 85 होगा कि माइनस 85 होगा. सिंपल तरीके से तो बताया, 100 माइनस डिक्रीज, जो भी डिक्रीज हो रहा है वो डाल देना बस. तो 10% का डिक्रीज था तो 10 माइनस करोगे, 15% का डिक्रीज था 100 में से 15 माइनस करोगे बस. ठीक है, ओके. तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा है ना. बड़ा सिंपल सा मैंने तरीके से बताया इसको.
ठीक है, चलो ये बताने का पूरा रीजन क्या था जानते हो? सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन, और आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन साइकिल बाय 14% इट बिकेम 1425, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे कर सकते थे? देखो क्वेश्चन नंबर 6, let the original price be x, let the original price be x। तो क्वेश्चन के मुताबिक स्टूडेंट x जो है उस पे 14% का इंक्रीमेंट हुआ है, x पे 14% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो x में जब हम प्लस 14% करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आएगा? We will get 114% of x, है ना? This 114% of x ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा, ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 114% of x है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 1425। ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है? 1425 दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि एक चीज है उसमें 14% प्राइस बढ़ाए हो और वो बन गया 1425, तो बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस x था, तो x अगर था तो उसी पे जब 14% बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 114% ऑफ x, वो बन जाएगा 114% ऑफ x, एंड 114% ऑफ x ही 1425 होता है। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करोगे? 114/100 into x is equal to 1425। अब आप पहले 114/100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे साइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1425 into 100 डिवाइडेड बाई 114। अब आप देखो कि कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? कैंसलेशन होगा तो ही आपका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, ठीक है? अब जैसे कि 117, सबसे पहले देखो तो 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 50, यहाँ पे 57, और अब तो 50 कैंसिल नहीं करेगा ये, ठीक है? तो अब आगे कैंसिलेशन देखोगे तो 57 होता है 3 into 19, 57 होता है 3 into 19, तो पहले 3 से डिवाइड करो, यहाँ 19 आएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 12, 22, 3 7 21, 1 और 1 बचेगा 15, 3 5 15। इसके बाद अब देखेंगे कि 19 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप इसको अब 19 से डिवाइड करोगे तो 19 2 38 होता है, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 47 - 38 9 बचेगा, 95 बनेगा, तो 95 19 5 95 होता है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी? हमारे पास जो x की वैल्यू बचेगी वो आ रही है अब 25 into 50, एंड दिस 25 into 50 कितना हो जाएगा? 1250। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है? आयुष एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। व्हाट हैपेंड अप्रमेय? सर परसेंटेज 100 से ज्यादा आ सकता है, मतलब इंक्रीज करेंगे तो आ सकता है, आ सकता है। तो सर वो राइट होगा सर? हाँ बिल्कुल राइट होगा। देखो अब जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, आपको हर महीने 100 रुपए मिलते थे, उसको बना दिया गया 500 रुपए, तो अगर आप परसेंटेज इंक्रीज निकालने जाओगे तो देखना 400% आएगा वहां पे, ठीक है? यस सर। हाँ तो बिल्कुल हो सकता है। ये आदित्य सर बोल रहे थे सर आप कोई भी परसेंटेज जो सर इंक्रीज हो रहा है सर उसमें 100 प्लस कर रहे हैं, वो सर 100 से ना करके 200 को नहीं कर सकते सर? यार एक बात बताओ मतलब कि टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल पूछते हो क्या?
नो मुझे ऐसा सर। लगता है क्योंकि अभी मैंने पूरा बेस बताया, मैंने पिछले वाले में सॉल्व करके दिखाया कि ये देखो ऐड कर रहे हैं तो 100 में ऐड हो रहा था, तो डायरेक्टली हम 100 में ऐड कर देंगे। तो कभी कभार आई थिंक ये यहाँ पे मैंने इतना मेहनत करके यहाँ पे ये प्रॉपर सॉल्व करके यहाँ पे मैंने दिखाया था, क्या कहीं भी 200 आया था। थोड़ा सा ना क्या होता है कि you also have to find the answer of some questions from your side. It does not mean whatever you get into your head you'll ask. ये कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा मैं बता रहा हूँ, this feels like you're wasting the time of the class, या फिर खुद का बस प्रेजेंस फील कराने के लिए, सिर्फ अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए कभी कभार कुछ भी पूछ लेते हो, ये नो भी नहीं सर। होना चाहिए। ठीक है, now question number 7 कह रहा है a student secured 32% marks in any examination and failed by 12 marks। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन के मुताबिक 32% नंबर लाकर भी 12 नंबर से फेल हो गया, 32% मार्क्स है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई था जो 32% नंबर लाकर भी फेल कर गया, कितने से? 14 मार्क्स से। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या होना चाहिए? 32% मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स माइनस 14, है कि नहीं? मान लो कि पास मार्क्स था 100 नंबर का, तो अगर आप 14 नंबर से फेल हुए हो तो आपका मार्क्स कितना आया होगा? 100 माइनस 14 आया होगा, 86। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 32% नंबर लाया, और 32% नंबर लाने के बाद भी 32% नंबर लाने के बाद भी वो 14 नंबर से फेल कर गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने जो 32% स्कोर किया होगा वो पासिंग मार्क्स से 14 नंबर कम होगा, राइट? पासिंग मार्क्स से 14 नंबर कम होगा, यस और नो? बताइए। अगर कोई 32% मार्क्स लाकर फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि 32% मार्क्स जो आया है वो पासिंग मार्क्स से 14 कम होगा, होगा कि नहीं होगा? आदित्य रॉय लीव कर गया क्वेश्चन पूछने के बाद। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरा पहला इंफॉर्मेशन आ गया, यहां से ये मेरा पहला इंफॉर्मेशन आ गया। अब देखिए मैं अगला इंफॉर्मेशन का बात करता हूं। अब अगले इंफॉर्मेशन का बात करते हैं। अगला इंफॉर्मेशन कह रहा है अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 42% मार्क्स लाया भाई, ये 42% मार्क्स लाया एंड ही गॉट 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मतलब यहां क्या कह रहा है, यहां देखो तो 42% मार्क्स लाया है तो पास किया है, और पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाया? 28 ज्यादा लाया, पासिंग मार्क्स से 28 ज्यादा लाया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 42% मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा लेकर आया है ना? यस श्रेया? सर यहाँ पे 14 कम नहीं है सर, 12 कम है। अच्छा ठीक है, और ये आपका नाम है श्रेया कुमारी आ रहा है? सर मेरी बहन के नाम से। अच्छा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपने अपने माइंड में ये बना लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व है स्टूडेंट्स, बिकॉज क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है 32% लाया तो फेल है, 42% मार्क्स लाया तो पास है। लेकिन जब 32% मार्क्स लाया था तो वो पासिंग फेल हुआ है, कितना से फेल हुआ? 12 नंबर से फेल हुआ। 12 नंबर से फेल का मतलब क्या है? पासिंग मार्क्स से 12 कम था, पासिंग मार्क्स से 12 कम था। और जब वो 42% नंबर लाया, जब वो 42% नंबर लाए तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में पास हुआ है। कितना ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से? तो 28 नंबर ज्यादा लाया।
तो अगर आप यहाँ पे लॉजिकली देखो, यस आदित्य, सर थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है नहीं तो सर बैक हो गया। नहीं, हाँ तो ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर आपके नेटवर्क इशू के कारण मैं सबके कंसर्न्स को कंसिडर करने लग जाऊं तो क्लास में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देखिएगा, वहां पे आपको नेटवर्क इशू नहीं मिलेगा ना। सो यहाँ पे अब हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब गाइस इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? %32 मार्क्स +12, -12 को राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दो, +12 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 पास मार्क्स, ये बन जाएगा पास मार्क्स। और अगर आप इसको 28 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हो तो 42% मार्क्स -28, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी पास मार्क्स हो जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन वाला तरीका लगाते रहे, क्योंकि हमको दोनों जगह पास मार्क दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले -12 को इधर भेज दिया और सेकंड इक्वेशन से +28 को इधर भेज दिया। इससे क्या हुआ, हमको दोनों जगह से पास मार्क दिख रहा है, दोनों जगह से पास मार्क दिख रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पास मार्क के बराबर है, ये भी पास मार्क के बराबर है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 32% marks plus 12 is equal to 42% marks -28। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान तरीके से लिखा है मैंने, क्योंकि ये भी पास मार्क के बराबर। इट्स लाइक A is equal to B। अगर A का वैल्यू B के बराबर है और B का वैल्यू C के बराबर है तो A का वैल्यू C के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी 32% मार्क्स +12 इज इक्वल टू पास मार्क्स, 42% मार्क्स -28 इज इक्वल टू पास मार्क्स। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों पास मार्क के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पे इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 और मैं यहाँ पे लिख दूं कि लेट द टोटल मार्क्स बी x, लेट द टोटल मार्क्स बी x, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन जो 3 मैंने मार्क किया उसको अब अगर दोबारा लिखते हैं, इक्वेशन 3 को अगर आप दोबारा लिखोगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा 32% ऑफ x plus 12 is equal to 42% of x minus 28, ठीक है। मैंने बस क्या किया, टोटल मार्क्स को x मान लिया, तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? 32% of x plus 12 is equal to 42% of x minus 28। नो अप्रमेय, आयुष पता है मेरे को। सो फाइनली इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इसको जो सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, 28 को भेज दो लेफ्ट साइड में, सो 28 को भेज दो लेफ्ट साइड में। सो 28 + 12, और यार ये मेरा अचानक ये काम नहीं कर रहा है, और 32% को भेज दो राइट साइड में। ठीक है, तो फाइनली
40 is equal to 10. Sorry, yaar, I don't know what is happening. So 40 is equal to 10% of x. ठीक है, और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 400, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 400। मतलब यहाँ पे अब हम सॉल्व किए, बस ये x पुट करने के बाद आई थिंक ये जो ब्लैक कलर से जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसके बाद सॉल्व करना जो आप कर सकते हो। मेरा काम था यहाँ पे आपको इक्वेशन समझाना कि इक्वेशन कैसे आया है। तो आई थिंक ये ऊपर वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है ना? ऊपर वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बिकॉज 1 बज रहा है। अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है। मैं इस 15 मिनट में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ ताकि उसके ऊपर आप थोड़ा होमवर्क कर पाओ और थर्सडे की क्लास में आए। थर्सडे की क्लास में इसके हम बाकी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे और नए पार्ट का भी जो होगा वो कर देंगे, ठीक है? बिकॉज 15 मिनट बचा हुआ है स्टूडेंट्स। अगर अभी हम नहीं कुछ शुरू करते हैं तो फिर अगले 2 दिन के लिए कोई काम नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलिए, तो गाइस देखो अभी हम शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चीज। प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज ऑलरेडी आप लोगों ने 7th में पढ़ी हुई है। दोबारा एक तरीके से डिवीजन भी होगा और आप यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट? यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्हेन वी बाई और सेल एनीथिंग इन द मार्केट, जब आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो कि जैसे आप लोग अभी वो कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है? अब सोचो कि कॉपी वहां पे जो आपने कॉपी को प्राइस पे किया उससे पहले उसमें क्या क्या कॉस्ट लगे होंगे। तो मान लो कि अगर वो क्लासमेट की कॉपी है तो क्लासमेट वाली जो कंपनी है वहां पे कंपनी में प्रोडक्शन कॉस्ट लगा होगा। फिर वहां से जहां पे भी बनी है वहां से फिर वो छपड़ा में ओवरलोड होकर आया, ठीक है, गाड़ी में आया, उसके भी चार्जेस लगे। और उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, है ना, जो मतलब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके पास वो कॉपी आया है। अब वो आदमी क्या करेगा कि वो फिर दुकानों में बेचता है, तो दुकानदार फिर उनसे खरीदते हैं। अब दुकानदार ने जिस प्राइस पे खरीदा, अब दुकानदार उस प्राइस पे अपना कुछ फायदा देकर आप लोगों को कॉपी बेचते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि व्हेन वी बाई और सेल एनीथिंग इन द मार्केट, जब हम कोई भी चीज बाई या सेल करते हैं मार्केट में तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, लाइक द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सम ओवरहेड एक्सपेंसेस टू प्रेजेंट इट। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब वही जैसे फैक्ट्री से दुकान तक लाया गया ना, फैक्ट्री से दुकान तक जो लाने में मान लो जो खर्चे वर्चे हो गए उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। इवन प्रमोशन वगैरह, ये हमारे जो स्टार्स वगैरह जो प्रमोशन करते हैं उसमें भी तो कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। तो अब सोचो कि वो जो एक प्रोडक्ट का जो प्राइस बनता है, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस बनता है उसमें ये सारे कॉस्ट को काउंट करके फिर कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात बताऊं, आपने 1 लीटर का पानी का बोतल कितने रुपए का होता है? 20 रुपए का होता है। लेकिन जो कंपनी में बनती है उस कंपनी में बनकर निकलती है सिर्फ 6 से 7 रुपए में। अब 6 से 7 रुपए में बनती है, उसके बाद फिर वो कंपनी जो है वो मान लो कंपनी कोई दूसरे स्टेट में, मान लो असम में है और असम से पानी बिहार में आ रहा है, तो अब वो असम से बिहार तक ट्रक में ओवरलोड होके आएगा, है ना? अब उसके चार्जेस लगेंगे। तो अब 6 से 7 रुपए तो फैक्ट्री में बनने का कॉस्ट था। अब फैक्ट्री ने उसको 2 रुपये फायदा में छोड़ा तो फैक्ट्री ने 9 रुपए पे छोड़ा। अब फिर उसमें जब कोई बिहार में बैठा हुआ आदमी वहां से सामान मंगवाया तो उसने पेमेंट की होगी, पेमेंट करा तो उसको उसका चार्ज लगा, तो अब उसके लिए कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? कॉस्ट करीब 10-11 रुपए हो जाएगा, ठीक है?
6 से 7 रुपए में बनी थी, जो मेन जिसने बनाया था उसने 9 रुपए में प्रोडक्ट छोड़ा। अब पहले ही बार कोई आदमी मंगवा रहा है तो उसने 12 मंगवाया बाहर से, तो अब उसको 12-13 रुपए का कॉस्ट पड़ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे दुकानदारों को बेचेगा। अब वो दुकानदार को बेच रहा है तो उसको कितना कॉस्ट पड़ा, 13 रुपए का कॉस्ट पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दुकानदार को जब बेचेगा तो 13 रुपए से ज्यादा पे बेचेगा, तो हो सकता है 14 रुपए 15 रुपए पे बेचेगा। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार आपको 20 रुपए में पानी बेचता है, उसको उसने कितने में खरीदा है, उसने 15 रुपए में खरीदा है। तो फाइनली वहां पे उसको 5 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हमको मेनली क्या क्या चीजें देखनी है अच्छे से, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लो कि आपने नए नए वो बना रहे हो, मॉडल्स बना रहे हो। ठीक है, कार्टून्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके कुछ मॉडल्स बना रहे हो। तो उसके लिए आपने पहले कुछ सामान खरीदा होगा, तो वहां पे जो सामान खरीदने में आपने जो पैसे लगाए हैं उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। या फिर मान लीजिए कि आपके घर पे किसी का दुकान है, ठीक है, वो दुकान में मान लो कि चॉकलेट बेच रहा है, तो चॉकलेट बेचने से पहले चॉकलेट को खरीदा होगा कंपनी से। तो कंपनी से चॉकलेट जिस प्राइस में खरीदा है वो प्राइस वहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मान लो कि कहीं पे किसी के कपड़े की दुकान है, आप एक शर्ट खरीदने गए, ठीक है, वो आपको शर्ट बेच रहा है लेट से 200 रुपए में, बट उसने कितने में खरीदा है, हो सकता था 150 रुपए में खरीदा। तो वहां पे 150 रुपया क्या हो जाएगा, उस दुकानदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, उस दुकानदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज द एक्चुअल अमाउंट, cost price is the actual amount which is paid by the manufacturer to produce it or to produce the service। जो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जिस भी दाम में उसको बाई करता है वो कॉस्ट प्राइस हो गया। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी विल बी द सेलिंग प्राइस, इट इज द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द रिटेलर। मतलब जैसे मान लो कि आज आप गए हो, क्लास के बाद आपको भूख लगी है, आपने चिप्स खरीदा 10 रुपए का, तो 10 रुपए जो आपने पे किए वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस कितना होगा कि 10 रुपए में उसने बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कब होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट इफ द सेलर हैज मेड सम फाइनेंशियल गेन्स, प्रोडक्ट को बेचने के बाद अगर सेलर को कुछ मुनाफा हुआ है, पैसे के टर्म्स में मुनाफा हुआ है, फाइनेंशियल गेन्स हुआ है, तब हम उसको कहते हैं कि उसको एक प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप ही मॉडल्स बेच रहे हो, तो अगर आपने उसके रॉ मटेरियल्स को खरीदने में 100 रुपया लगाया, ठीक है, और अगर आप उसको 80 रुपए में बेच रहे हो, 100 रुपया लगाया और आप उसको 80 रुपए में बेच रहे हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, राइट। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा व्हेन द सेलिंग प्राइस इज, प्रॉफिट कब होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तभी होगा व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। अगला फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, इट इज एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो अगर एक सिंपल सा यहाँ पे सवाल लिखा जाए, इफ सीपी इज इक्वल टू 500, if CP is equal to 500, SP is equal to 600, then find the actual profit and profit percentage। चलो मेरे को जल्दी से चैट में इसके आंसर्स बताओ।
ओके ग्रेट, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को लिखता हूँ। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हो गया? 600, सीपी हो गया 500, तो दैट इज 100 रुपीज। तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था? फॉर्मूला लिखा हुआ था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया है? 100 रुपए। सीपी कितना है? 500 रुपए इंटू 100। ठीक है, तो ये इधर कैंसिल करेगा 5, ये इसको कैंसिल करेगा 20। तो कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट आंसर? यहाँ पे ये आंसर निकल कर आया 20%। ठीक है, ये आंसर निकल कर आएगा 20%। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉस, लॉस कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है हमारे कॉस्ट प्राइस से कम होता है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। पिछले वाले में स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो एक छोटी सी चीज जो आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों में डिनोमिनेटर में सीपी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 600 रुपया का एसपी है, 500 रुपया का सीपी है, तो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका 500 रुपया का कॉस्ट प्राइस है और आपका 600 रुपये, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है। यहाँ पे ये होगा एसपी। ठीक है, इसको मैं 6 कर देता हूं और इसको मैं 5 कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब हमको दिख रहा है कि हमारा सीपी जो है हमारा एसपी से बड़ा है। तो जब हमारा सीपी हमारा एसपी से बड़ा होगा तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, सीपी 600 रुपया है, एसपी 500 रुपया है, तब यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा ये रिमार्क है। व्हेन बाइंग एन आइटम, जब सामान को खरीदने के टाइम पे, इफ अ शॉपकीपर मेड सम एडिशनल एक्सपेंस, अगर शॉपकीपर को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ गया तो उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, और वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने साइकिल खरीदा, एक पुराना साइकिल खरीदा, आपने एक पुराना साइकिल खरीदा 1500 रुपए में। अब उस साइकिल को थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, टायर पंक्चर थे, थोड़ा सा पेंट वेंट करना था, मान लो आपको वो सब करने में 500 रुपए का खर्च पड़ा। तो आपके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? 1500 रुपए में आपने खरीदा था, 500 रुपए उसको बनाने में लग गए, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बच जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए। यहाँ पे जो 500 रुपए का जो खर्च पड़ा है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको एक सॉल्व एग्जांपल के हेल्प से हम मैंने समझाने के लिए रखा हुआ है। इफ अ शॉपकीपर बॉट 250 बुक्स फॉर 75 रुपीज ईच, अगर एक दुकानदार है उसने 250 बुक्स खरीदे हैं, हर बुक 75 रुपीज के रेट से खरीदा है। He spent 500 rupees on the binding of books. अब उसने 500 रुपए खर्च किए हैं बाइंडिंग में। Then he sold it in 20,000 rupees. और उसके बाद उसने पूरे बुक्स को टोटल 20,000 रुपए में बेच दिया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए फिर उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 250 बुक मंगाया था 75 रुपया पर बुक के हिसाब से। तो 250 बुक अगर 75 रुपीज के रेट से मंगाया गया था तो उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया बुक खरीदने के दौरान? खाली बुक खरीदने के दौरान कितना पैसा दे दिया उसने? 18,750 रुपया दे दिया। अब उसके ऊपर 500 रुपया उसको बाइंडिंग चार्ज देना पड़ा, उसके ऊपर उसको 500 रुपया बाइंडिंग चार्ज देना पड़ा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया?
दैट विल बी 18,750 प्लस 500, वो बन गया 19,250, वो बन गया 19,250। ये हो जाएगा टोटल सीपी, ये हो जाएगा टोटल सीपी। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था? 19,250। तो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा हो रहा है, और जब सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज्यादा होगा तो ही मेड अ प्रॉफिट। और उसने प्रॉफिट कितना का बनाया है? तो उसने प्रॉफिट बनाया 20,000 माइनस 19,250। कितना बन गया वो बन गया 750। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 750। क्लास के बाद ये फाइल मिल जाएगी, तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। डिस्काउंट, खाली ये लास्ट टॉपिक है गाइस, 2-3 मिनट के लिए प्लीज वेट कीजिएगा। डिस्काउंट, अच्छा आप लोग जनरली जब मॉल वगैरह में जाते हो, कभी कभार होता है ना कि मॉल के बाहर लिखा हुआ रहता है 30% ऑफ, 40% ऑफ। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, देखते हो ना वहाँ पे सेल आता है, बिग बिलियन डे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह, नहीं दिखाता अप टू 70% ऑफ। ये सारे ऑफ क्या है? ऑल दिस ऑफ आर डिस्काउंट। ये सब क्या है? दीज आर डिस्काउंट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स वेरी कॉमन दीज डेज दैट देयर इज अ सेल एंड द प्रोडक्ट्स आर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है कि जनरली हर जगह पे सेल लगी हुई रहती है और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। तो ये डिस्काउंट होता क्या है, ये ऑफ होता क्या है? तो बेसिकली डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस टू इंक्रीज द सेल एंड टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। लोग डिस्काउंट क्यों लगाते हैं? डिस्काउंट लगाते हैं ताकि मतलब लोग खरीदने आए, ज्यादा खरीदा है ना। जनरली जब दिवाली होता है, छठ पूजा होता है, उससे पहले सेल वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि लोग थोड़ा ज्यादा खरीदारी करें। तो एक तरीके से प्रमोशन भी हो जाता है और खरीदारी भी बढ़ जाती है, सेल्स भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो आप ये डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हो? कैसे कैलकुलेट करते हो? तो आप गए दुकान में एक शर्ट खरीदने के लिए, शर्ट था 500 रुपए का, दुकानदार ने बोला कि इस पे 20% का ऑफ लगा है, आपको 400 रुपए में मिल जाएगा। तो 500 रुपए का टैग लगा हुआ था, 500 रुपए का टैग लगा हुआ था शर्ट पे, आपको मिला 400 रुपए पे, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेल प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस। आपको कितना देना पड़ा सामान को खरीदने के लिए और उस पर कितना टैग लगा हुआ था, उनका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। हाँ प्रमय। सर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है? नहीं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मार्केट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरा ही दुकान है और मेरा स्टेशनरी का दुकान है, तो मैंने कंपनी से कॉपी खरीदा है 16 रुपए में, मैंने कंपनी से कॉपी खरीदा है 16 रुपए में, और उस कंपनी के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है 20 रुपए का। ठीक है, तो मैंने कंपनी से 16 रुपए में खरीदा, तो मेरे लिए सीपी कितना होगा? 16 रुपीज हो जाएगा। उसके ऊपर एमआरपी जो टैग लगा हुआ है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, एमपी कितना है? 20 रुपए में। आप मेरे पास कॉपी खरीदने आए हो, आप मेरे जान पहचान के थे, तो मैंने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मैंने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 20 रुपए की जगह कितना पे करना पड़ेगा? आपको 20 रुपए की जगह 18 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16, मार्क प्राइस हो जाएगा 20, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18। ठीक है, डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करोगे तो डिस्काउंट कैसे निकालना होता है? डिस्काउंट निकालोगे एमपी माइनस एसपी करके, तो एमपी माइनस एसपी करोगे तो आएगा 2 रुपए। ओके, नाउ सो गाइस, अब ये डिस्काउंट किस पे लगता है? डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस के ऊपर। इसीलिए डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, क्योंकि डिस्काउंट आपका किस पे लगता है? जितना टैग लगा हुआ है। तो इसीलिए आप मान लो कि जैसे कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, आप गए मार्केट में 500 रुपए का शर्ट खरीदने, 500 रुपए का टैग लगा हुआ था, आपको 400 रुपए में शर्ट मिल गया, तो डिस्काउंट लगा आपको 100 रुपए का। अब आप डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे?
100 रुपए का डिस्काउंट था, 500 रुपए का शर्ट था, तो 100 अपॉन 500 डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, तो यहाँ से आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, if the price of one jeans is 2500 rupees and we are getting a discount of 500 rupees, 2500 रुपए की जीन्स थी और खरीदने गए तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, then what is the sale price of the jeans, उस जीन्स का सेल प्राइस कितना हुआ, and what is the discount percentage। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन को भी अगला स्लाइड में यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग जब फोल्डर को ऐसे गो थ्रू करोगे तो आप इधर से कर लेना। ठीक है, एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस वी विल डू लेटर, ये वाला हम बाद में करेंगे, इसको मैं स्लाइड में नहीं रखूंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी है स्टूडेंट्स, मेनली हमने एक तरीके से सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बस इतने चीजें हमने किए हुए हैं। तो हम इसके ऊपर मैं आपको 7, 8, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम एज अ होमवर्क दूंगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो यहीं पे फिर हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।